हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने सारे प्रैक्टिस सेट जो कर चुके हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलेंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे। आपको पता होगा हम 5 सब्जेक्ट कौन कौन से कर रहे हैं। MPG के रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, साइंस रहेगा, हिंदी रहेगी और जनरल मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें हम कंप्यूटर का। पहला है, इसमें ये नंबर तो इग्नोर करते चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट वाला है, जो हमने पहले कर चुके हैं ना, तो नंबर को तो अलग कर देंगे। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट एक क्या होता है ये बताना है। तो विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट होती है। एक चीज़ और याद रखेंगे, URL, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस या रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस है 8 MB की। ठीक है, और MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स से जनरेट कर सकता है। ठीक है। एक्यूमुलेटर एक क्या होता है? तो ये रजिस्टर होता है। फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है, तो F5 कुंजी के द्वारा हम फंक्शन के वर्तमान विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था, तो वो कौन थे? फेडरिक कोहेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है? तो विंडोज़ लोगो प्लस D होता है। ठीक है। MS वर्ड में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D क्या करता है? तो सभी को बताना है, ऑल्ट का भी और शिफ्ट का भी प्लस D का भी, है ना, तीनों का रहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? स्वतः तारीख इंसर्ट करता है। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D। बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट तुरंत डिलीट करता है। इस शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो डिलीट होता है, लेकिन रिसाइकल बिन में वो नहीं आता है। ठीक है। इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो लीनियर एक टोपोलॉजी नहीं है नेटवर्क की। ठीक है, बाकी स्टार और बस है, रिंग है, लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को और भी क्या कहा जाता है? तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल में होता है, तो ये तो सभी को पता होगा, रो और एन कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है। कंट्रोल प्लस ई ऐसी क्या करता है? तो स्टार्ट मेन्यू को दिखाता है। एक प्रॉक्सी सर्वर एक ब्लैंक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एक जो प्रॉक्सी सर्वर होता है ये यूज़र परमिशन की एक्सेस वाले के रूप में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एबेंडेंट सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है? तो एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करता है, इसको ये परिभाषित करता है। ठीक है। हमने क्वेश्चन तो 25-25 आने वाले हैं, लेकिन हमने 25 नहीं ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 पढ़ेंगे तो फिर तो गलत है ना। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है। प्रिंट आउट लेने के पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। डिजिटल वीडियो एक किसकी श्रृंखला होती है? तो फ्रेम्स की एक श्रृंखला होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, फील्ड डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए 4 मुख्य रूप क्या होते हैं? तो एक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, ये इसके 4 मुख्य प्रोसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर केस रजिस्टर अब कंप्यूटर हैं, उन्हें POS टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, केस रजिस्टर कंप्यूटर को। इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है? तो यूज़र इंटरफेस रिप्लेस करना, ये मेंटेनेंस का उदाहरण नहीं है। बाकी ये वाले हैं, फाइलों की बैकअप कॉपी करना, जोड़ने हटाने, रिकॉर्ड को एडजस्ट करना, सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना, ये सिस्टम मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यूज़र इंटरफेस रिप्लेस करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा NAS सर्वर का प्राइमरी कार्य है? तो ये फाइल शेयरिंग इसका कार्य है।
यदि आप विंडोज़ एक्सपी को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक भी है। वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, सभी को पता होगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में आपकी स्थिति को कर्सर के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। कोई टेक्स्ट लिखा रहता है और जो इस टाइप का जो निशान रहता है ना, आपने देखे होंगे, यही होता है कर्सर, जिसको इधर उधर करते हैं, ठीक है। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024 MB का 1 गीगाबाइट बनता है। ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ पूर्ण रूप से, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग डाटा को देखने या मुद्रित करने में हो सकता है, ठीक है। अगला है, कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद होता है? तो मेमोरी की सामग्री नष्ट हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप इसको किस में सेव करते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, तो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा सेव रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। टेलीविज़न, जैसे ही क्वेश्चन आया कि टेलीविज़न के लिए सॉरी टेलीफोन के लिए अगर लाइनों का संचारण करना है तो वहाँ हमेशा मॉडेम आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो हाइपरलिंक को, ठीक है, जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर स्थित किया जाता है तो ये एक हाथ जैसा आकार हो जाता है, ये सिंह है। अगर कहीं ब्लैंक रहता है ये वाला सिंबल तो ये तीर रहेगा, लेकिन जैसे ही हम किसी पॉइंटर में इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का हाथ जैसा निशान उसमें आ जाता है, देखे होंगे आपने कंप्यूटर में ना। चलो अगला है, मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? तो वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल या सेवाओं को खरीदने और बेचने का, इसको हम ई कॉमर्स के भी अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोर करने के लिए स्थायी रूप में स्थापित चुंबकीय डिस्क उपयोग करता है? तो हार्ड डिस्क। याद रखेंगे, हार्ड डिस्क जो होता है वो चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के क्या लाभ हैं? तो इसमें दोनों लाभ हैं और ये तीनों, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो सीडी रोम के डाटा और जानकारी की बड़ी राशि जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है। सीडी रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेजी से प्राप्त करती है। सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये तीनों इसके लाभ याद रखेंगे। और पिछली बार इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी याद रखेंगे, ठीक है। डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी है तो ऑफलाइन डिवाइस में कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू से नहीं जुड़ी तो ऑफलाइन डिवाइस होगी, ठीक है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अगला है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो दूसरे प्रोग्राम के मशीनी भाषा में उसको चेंज करता है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला है, वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है फोर्ट्रॉन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक भाषा के लिए, पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। टीसीपी का पूर्ण रूप बताना है, टीसीपी का पूर्ण रूप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल याद रखेंगे। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ाइक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिस्टम की कुल मेमोरी MEM कमांड का उपयोग कर जाना जाता है, ठीक है। अगला है, डबल क्लिक का अर्थ क्या होता है? जैसे माउस में हम क्लिक करते हैं ना, उसकी बात हो रही डबल क्लिक की। तो तेजी से 2 बार मुख्य माउस बटन पर दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर हो, ठीक है। अगला है, ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या होता है बताना है? तो आंतरिक स्टोरेज की अधिकता, ठीक है, ओवरफ्लो वर्ड होता है। एक्सेस टाइम संदर्भित करता है तो संग्रहित डाटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक टाइम, इसको एक्सेस करता है, ठीक है। रोटेशनल डिले टाइम लेटेंसी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी के, रोटेशनल डिले टाइम जो होता है वो लेटेंसी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक बार लिखा जा सकता है? वो है पी रोम, ठीक है, इसको इस टाइप का लिखेंगे,
पीरो, ठीक है, पोर्टेबल वाला। पीयर टू पीयर वर्णन करता है सभी का, यानी दो भिन्न उपकरणों के बीच का संचार, दो बराबर उपकरणों के बीच का संचार और दो अलग उपकरणों के बीच के संचार को, ठीक है। अब हम यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन भी। और आपको हर शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लगभग देखने मिलेंगे, अगर कंप्यूटर को साइंस को अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो, सारे प्रैक्टिस सेट को अगर अच्छे से पढ़े होंगे आपने तो, ठीक है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन, ठीक है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे, ठीक है, ये हर्ट्ज है, ठीक है, इस टाइप का हर्ट्ज है ये, हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित वह क्या है? बृहस्पति, मतलब जो बृहस्पति है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो हम साइंस कर रहे हैं इसमें बायोलॉजी भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी और केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, तीनों रहेंगे इसमें। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी से, ठीक है। क्या होता है, कुछ चावल का आकार थोड़ा सा मोटा रहता है तो उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं ताकि उसको कुछ बारीक बारीकों में उसको बारीक बारीक के उसके रूप में तोड़ लिया जाए, तो उसको पॉलिश कराते हैं। तो इससे जो बीमारी होने के चांस रहते हैं वो बेरी और कुछ चांस भी कैंसर होने के भी रहते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ये अधिकतर एथलेटिक रहते हैं ना जो या फिर जो दौड़ने का या रनिंग के जो एथलेटिक रहते हैं उन लोगों की सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित होते हैं लैक्टिक अम्ल से, ठीक है। थकान के कारण लैक्टिक अम्ल जमा होता है। प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दूरी नापने की? पारसेक, याद रखेंगे। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का, ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन एक क्या है? अर्धचालक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती तो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। फोकस और पोल के बीच से गुजर रहे तो उस गोली दर्पण को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, दोनों के बीच में, ठीक है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगी, ये मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो क्या है? जिंक है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रिवेंसन ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई ट्रेन आपने देखे होंगे, अगर रेलवे स्टेशन में कोई ट्रेन आई मान लेते हैं, ठीक है, और वो ट्रेन तेज़ी से आगे गुजर जाती है तो आपने देखेंगे हार्न की जो आवाज़ रहती है वो थोड़ा सा गूंजती हुई और जैसे दूर दूर जाती है वैसे ही थोड़ा सा आवाज़ उसकी अलग आने लगती है ना। ये किस कारण होता है? ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ट्रेन का उदाहरण याद रखेंगे क्योंकि ट्रेन का उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, और पूछा भी जा रहा है ये क्वेश्चन। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? हम तो उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना भी कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी उतनी ही होगी, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। पारसेक इकाई है तो ये दूरी की है, अभी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते भी विद्युत का कुचालक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सीसा, ठीक है। ये धातु है लेकिन विद्युत की कुचालक है, वो क्या है? सीसा है, ठीक है। जबकि आमतौर पर जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, पर सीसा कुचालक है धातु, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ठीक है। गुब्बारे का ऊपर उड़ने का रीज़न भी यही रहता है, उसमें बहुत हल्की हाइड्रोजन गैस रहती है और जैसी वो निकली तो वो नीचे आ जाता है ना।
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं उपग्रह तो उसके वेग कैसे होते हैं? वेग समान होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, अगर उपग्रह के साथ अगर छोड़ रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक होता है? तो अमोनिया। ठीक है, NH4 जिसको कहते हैं। ये कभी कभी इस टाइप का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं ये लोग। यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी m⁻2 है। ठीक है, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है ये। कैंडेला किसका मात्रक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, जल एक यौगिक होता है, याद रखें, क्योंकि इसके रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए हम इसको यौगिक कहते हैं। जल यौगिक की कैटेगरी में आता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य उसके कारण ही ये अंधेरे में उड़ पाते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होगा? घट जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आपको देखने मिलेगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बल के अनुक्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण होता है? तो ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु नाभिक क्या 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 होते हैं? तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है ना। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? इसको आर्बोरिकल्चर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल हमेशा कैसे होंगे? भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये तृतीय नियम है। ठीक है, अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो ये भी तृतीय नियम के कारण संभव हो पाता है। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता। ये कथन किसका है? तो ये न्यूटन का है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक क्या होता है? तो धनावेशित कण होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होती है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर उसके प्रकोष्ठीय या काष्ठी बारहमासी को वृक्ष लगाना। ठीक है, जो साल भर उनका उत्पादन होते रहते हैं उसको हम एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से MPGK के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मालवा कार्रा किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी से। ठीक है, अगला है सरसों कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये मध्य भारत को कहा जाता है। ठीक है, मालवा केरारा प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये 28%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी प्रोजेक्ट की वेधशाला कहाँ पर है? ये इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की साइट पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे सूक्ष्म अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? तो ये चंबल नदी द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के
किस हिस्से में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूरी भाग यानी कि बघेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है। पुरानी जड़ोल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है 1956 ईस्वी मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र से मिला दिया गया था? तो ये विदर्भ को मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो बानपुर और सागर में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है धार के किले का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो यह है मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है। भारत के मुख्य कारखाने को किस जिले में स्थापित किया? या मुख्य जो कारखाना था दुर्ग किस जिले में है? तो ये ग्वालियर जिले में। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई वाले तालाब हैं? तो ये 23% वाले हैं। अगला है झाबुआ में मनहगाई विरोधी आंदोलन यानी कि ये महंगाई लिखा था। ठीक है। तो ये 1935 में हुआ था। ठीक है। झाबुआ में जो महंगाई विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो 1935 में हुआ था। ठीक है। कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? अनूपपुर में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? तो ये बैतूल से हुआ है। राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर है? तो ये गजराज चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है। सबसे पुराना चिकित्सा कॉलेज है वो। मालवा किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? मालवा का पठार तो ये काली मिट्टी से। ठीक है। अगला है ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, वो है कान्हा किसली में। ठीक है। ये मंडला पे स्थित है। जो मध्य प्रदेश में भिलाव वन योजना कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो ये छिंदवाड़ा से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैनी। ठीक है। उज्जैन का पुराना नाम था, प्राचीन नाम अवंतिका। ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग। बांधागौड़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो ये उमरिया में आता है। ठीक है। उमिया नहीं है, ये उमरिया है। ठीक है। उमरिया। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो ये है सहरिया। जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो ये मांग नहीं, ये मांडू है। ठीक है। मांडू धार में। ठीक है। अब हम यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। ठीक है। तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। मैंने हिंदी व्याकरण की जो डिटेल क्लास करवाया था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते चलेंगे। मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्रता। ठीक है। अगला है सो है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संबंधवाचक। ठीक है। सो ये जोड़ने मतलब दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। अगला है संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो धन धनिक, सुख सुखी, दिन दैनिक या बंगाल बंगाली, तो इसमें धन धनिक जो होगा वो अशुद्ध होगा। ठीक है। अगला है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है ये बताना है। तो इसमें विस्मयादि बोधक का अवयव है। ठीक है। ये हमने सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगला है सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में सत उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। ठीक है। अतियुक्ति में उपसर्ग बताना है, तो इसमें क्या है? अति इसमें उपसर्ग है जो फर्स्ट में लगा होता है। ठीक है। अगला है समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। ठीक है। इसमें दोनों में उपसर्ग है सम का। अगला है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग निहित हैं? तो उपसर्ग बताने, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। अगला है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताना है, तो इसमें कौन सा है? अध्य अधिष्ठाता यानी कि अधि उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो ये कलरव, जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं है। ठीक है। कलरव, इसमें सभी में आ की मात्रा है, इसमें मी की है, इसमें भी ना में आ की है, पर इसमें है क्या? कोई मात्रा नहीं है, तो ये अमात्रिक है। ठीक है। अगला है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है। ये सब हमने वर्णमाला और ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्लास अगर आपने देखने होंगे तो देख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो 33 है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थी नहीं है? तो ये कौन से नहीं है?
ह अंतःस्तरीय नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? इससे पिछले बार पटवारी में क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये सा है, ठीक है। अगला, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को, तो ये खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ से हम थोड़े से कुछ मुहावरे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? चालाकी की जवाब चालाकी से देना, ठीक है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है, आदर्श से शत्रु अर्थ के रूप अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो आदर्श से शत्रु मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप जो छुपा हुआ निकलता है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताना है तो क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। आग में घी डालने का काम करना मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोधित करना होता है, ठीक है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बदनाम करना, ठीक है। अगला है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है इसमें। तो नई जमीन जोड़ना तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना, इसका अर्थ होगा, ठीक है। अगला है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ बताना है तो क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है। सोने में सुहागा या सुगंध। अगला है, भई गति साप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। अगला है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य बताना है तो इसका राइट आंसर होगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, थोड़ा ही फल मिलना अधिक परिश्रम करने के बाद भी। अगला है, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त होगा तो बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। अब हम यहाँ से मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है, ठीक है। उदारीकरण की नीति अभी समझेंगे, उदारीकरण भी क्या होता है, ठीक है। सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है तो उदारीकरण में, ठीक है। वैश्वीकरण भी बताऊंगा अभी मैं, और उदारीकरण भी, ठीक है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या होते हैं? तो इनमें से सभी, यानी उदारीकरण में भी, निजीकरण में भी और वैश्वीकरण, ये सभी आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। निजीकरण क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए उसका निजीकरण करते हैं, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर का निजीकरण करने से का उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा लाभ अर्जित करना निजीकरण में। वैश्वीकरण में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, इसमें आयात निर्यात की चीज़ों को घटाना या बढ़ाने से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। आयात और निर्यात से रिलेटेड रहती है वैश्वीकरण में। उदारीकरण में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार करना इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला है, नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो जुलाई 1991 में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, ये भी याद रखेंगे। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में लागू की गई थी। व्यावसायिक वातावरण के अंग होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ये सभी आते हैं, तो पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। तो याद रखेंगे, भारत में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है हमारे यहाँ, क्योंकि पूंजीवादी वाली भी है और निजीकरण भी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों है, तो हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये याद रखेंगे, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण से क्या आशय है? तो इनमें से सभी, यानी कि आर्थिक शक्तियों से, राजनीतिक शक्तियों से और सामाजिक शक्तियों से, सभी से इनका आशय है, तो सारे आंसर सही होंगे। व्यावसायिक वातावरण के आयाम क्या होते हैं? तो सभी होते हैं, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक और राजनीतिक घटक। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है बताना? तो ये परिवार का गठन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये आया, उदारीकरण का अर्थ बताना है। तो पहला है कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। उदारीकरण का अर्थ हुआ क्या? या लाइसेंस की आवश्यकता एवं अन्य यंत्रों को आसान करना, या लाइसेंस की आवश्यकता, ये तो हो नहीं सकता, लाइसेंस से तो रिलेटेड है ही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करना, ये उदारीकरण का अर्थ नहीं होगा। तो क्या होगा? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण उदारीकरण से रिलेटेड होगा, ठीक है। वैश्वीकरण से आशय क्या होता है? तो विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा, ठीक है। और उदारीकरण में क्या हो रहा था? इसका अपोजिट हो रहा था, ठीक है, अभी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव कैसा रहता है? तो क्रांतिकारी प्रभार रहता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनईपी का पूरा नाम बताना है तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? तो परिवार की संरचना, ये समाज से रिलेटेड है। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उत्पादन प्रणाली आते हैं, ठीक है। जनता तो आएगी नहीं, तो बाहरी हो गया, ग्राहक भी बाहरी होगा। उत्पादन प्रणाली यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होगी वो कंपनी के अंदर होगी, तो ये आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगला है वित्त मंत्री के, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं। वित्त मंत्री के मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया गया। यह व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम से संबंधित होती है ये बताना, तो ये आर्थिक वातावरण से रिलेटेड होती है, ठीक है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर बता देता हूँ। रेपो दर क्या होता है? जो बैंकों से ऋण लिया जाता है, और रिवर्स रेपो दर जब बैंक क्या होता है आरबीआई से उधार लेते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और अगर आरबीआई सभी बैंकों को दे रहा है तो उसको हम रेपो दर कहते हैं, ठीक है, ऋण देता है तब, ठीक है। भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है, तो समय उपयोगिता इसका करता है यूज, ठीक है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है सभी, यानी आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक विकास, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। ये कथन किसका है? विलियम ग्लुइक एवं जोन्स का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजीकरण की विशेषताएं नहीं है, तो ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, ये निजीकरण की विशेषता नहीं है, तो याद रखेंगे निजीकरण की विशेषताएं फिर ये रहेंगी। सरकार तंत्र के आकार को कम करना, राजकोषीय बोझ को कम करना और सरकारी कोषों में वृद्धि करना, ठीक है। अगला है भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है? तो मिश्रित प्रणाली, मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, ठीक है, उसको अपनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों वर्क करते हैं। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है, तो सभी उत्पादन के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि, ठीक है। कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? तो पार्षद सीमा नियम के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7 के। और आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, हम उसकी सिर्फ मैराथन क्लास ही करेंगे क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।